नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के संदर्भ में, जो कि पॉलिटिकल साइंस हमारा विषय है, राजनीति विज्ञान, उसका फर्स्ट पेपर, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पर चल रहे थे राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारक। राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारकों में हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे उपयोगितावाद के जनक बेंथम के बारे में। बेंथम, जिसने अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की बात की है, हिचेसन की जो ये पंक्ति है उसकी बात की है। तो इसी प्रकार से हम बात करें बेंथम के संदर्भ में, हमने बेंथम के 14 प्रकार के सुखों के बारे में पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा की, व 12 प्रकार के दुखों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा हमने राज्य का उद्देश्य व कानून का ध्येय के संदर्भ में बात की, और हमने इसके अलावा बेंथम के संदर्भ में हम बात करें तो जो बेंथम का सुखवादी यानी सुखवादी मापक यंत्र था, उसके तत्वों के बारे में भी बात की कि किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके मानव के सुखों की गणना की जाती है बेंथम के द्वारा। उन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। देखिए, हम बेंथम के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेंथम का जो सिद्धांत था उपयोगितावाद, उससे हमें क्या फ़ायदा मिला, समाज को क्या फ़ायदा मिला, उसके क्या निष्कर्ष निकले, उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। व इसमें क्या कमियाँ थी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हम पहले देखते हैं सबसे उपयोगितावाद का सिद्धांत जो किसने दिया था, बेंथम ने दिया था। यानी कि बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसका क्या क्या निष्कर्ष निकला। देखिए, ये हमने 6 प्रकार के निष्कर्ष निकाले हैं। बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसी से क्या निकाला है, ये 6 प्रकार के हमने निष्कर्ष निकाले हैं। देखिए, 6 प्रकार के कौन कौन से निष्कर्ष हैं। पहला है सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है, यानी कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। दूसरा, सुख दुख का गणितीय मापन। इसके अलावा तीसरा, सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार। हम बात करें चौथा तो सार्वभौम सिद्धांत, और पांचवा राज्य का उद्देश्य से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और 6 नंबर का कानून का मूल्यांकन उपयोगिता। देखिए, ये सब कुछ निष्कर्ष निकले हैं 6 प्रकार के, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। देखिए, जो बेंथम है, बेंथम ने ये माना कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु होती है। सुख को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सुख से बड़ा किसे भी नहीं माना। उन्होंने धन, दौलत और कल्याणकारी कार्य हो, आदत हो या संपदा हो, सब कुछ को द्वितीय स्थान पर रखा। स्वास्थ्य भी द्वितीय स्थान पर रखा। मानव स्वास्थ्य हो, मनोरंजन हो, इन सभी को द्वितीय स्थान पर रखा, और प्रथम स्थान पे किसे रखा, सुख को। यानी बेंथम का मानना था कि मानव का जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या प्राप्ति करना होता है, सुख प्राप्त करना होता है। यहाँ पे उन्होंने सुख का जो कार्य किया, सुख की जो परिभाषा दी, उसके बारे में हम बात करें तो इन्होंने सुख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिकता इसको दी। देखिए, हम बात करें सुख एकमात्र इच्छित वस्तु है,
क्योंकि सुख के संदर्भ में हम बात करें तो सुख की बारे में हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो धन होते हैं, पद होते हैं, स्वास्थ्य होते हैं, यहाँ तक कि सद्गुण को भी, क्योंकि धन पद सबको द्वितीय स्थान पर रखा है, सुख प्रथम स्थान पे है। किसके अनुसार? बेंथम के अनुसार। जो बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि हम बात करें, हमारा अगर स्वास्थ्य चाहे कितना ही खराब हो जाए, स्वास्थ्य चाहे कितना ही खराब हो जाए, लेकिन सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। क्या सुख की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। तो इसी प्रकार से लेकिन बेंथम का मानना था कि चाहे स्वास्थ्य कैसा भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, आपका पद चाहे आप कलेक्टर हो चाहे आप मजदूर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सुखवादी हो, आप स्वास्थ्य हो, आपका पद कौन सा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका मानना था? बेंथम का। बेंथम के अनुसार सुख ही एकमात्र और प्रथम उद्देश्य होता है मनुष्य का। यही निष्कर्ष निकलता है किससे? उपयोगितावाद के सिद्धांत से। देखिए, हम बात करें दूसरे निष्कर्ष के बारे में तो सुख दुख का गणितीय मापन। देखिए, बेंथम ने जो सुखवादी मापक यंत्र की रचना की, सुखवादी मापक जो यंत्र था उसका आविष्कार किया, उसमें 7 तत्व बताए गए, 6 तत्व व्यक्तिगत और एक 7वां तत्व समूह के रूप में वर्णन किया था। कल हम उसी के बारे में चर्चा किए थे कि उसमें दूरी, निश्चितता, शुद्धता, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा समूह का हो तो समूह होता है। तो उन तत्वों के बारे में हम बात करें तो वो क्या थे? एक तुलनात्मक अध्ययन करके गणितीय मापन करने की कोशिश कर रहे थे। बेंथम का मानना है कि हम उन सभी तत्वों का उपयोग करके मानव का, मनुष्य का सुख का हम मापन कर सकते हैं। यानी बेंथम का क्या मानना था कि हम उन तत्वों के माध्यम से मनुष्य का जो सुख का मापन कर सकते हैं। यह बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत कहता है। तो हम इसी से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बेंथम के अनुसार सुख और दुख दोनों को मापा जा सकता है और दोनों का मापन गणितीय आधार पर किया जा सकता है कि कितने प्रतिशत सुख प्राप्ति हुई और कितने प्रतिशत दुख की प्राप्ति हुई। देखिए, हम बात करें यहाँ पर जो तीसरा निष्कर्ष है, तीसरे निष्कर्ष के बारे में हम बात करें तो बेंथम ने कहा था, बेंथम ने क्या किया? सुख का आलिंगन, यानी सुख को तो सब लेना चाहते हैं। बेंथम के अनुसार सुख की तो प्राप्ति करते रहना चाहिए मनुष्य को। सुख बहुत इम्पोर्टेंट माना, सुख को बहुत महत्वपूर्ण माना बेंथम ने। और बेंथम ने कहा सुख को तो समाहित कर लेना चाहिए, सुख को तो अपना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनका जो सिद्धांत है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दुख का तो बहिष्कार किया जाता है। यानी इनका मानना था कि हमें सुखों को तो अपनाना चाहिए, सुख की मात्रा को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। जितना हम अधिक सुख प्राप्त करेंगे उतना ही उपयोगी होगा, उतना ही उपयोगितावाद का सिद्धांत लागू होगा। यानी हम यहाँ पर बात करें तो उपयोगिता का सिद्धांत कहाँ पे लागू होगा? जहाँ पर सुखवाद की प्राप्ति होगी, सुख की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। तो देखिए, इसी प्रकार हम बात करें दुख के संदर्भ में तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दुख का बहिष्कार करना चाहिए, दुख से दूर होना चाहिए। ये सब कुछ किसने कहा? ये सब कुछ बेंथम ने कहा। देखिए, इसी प्रकार से हम
चौथे प्रकार के बारे में बात करते हैं, चौथे निष्कर्ष के बारे में। देखिए, जो चौथा निष्कर्ष है वह है सार्वभौम का सिद्धांत। यानी कि हम बात करें बेंथम के संदर्भ में, तो बेंथम ने कहा कि मेरा सार्वभौम सिद्धांत है, यानी कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसे कहीं पर भी लागू किया जा सकता है। यह किसका मानना है? यह बेंथम का मानना है। देखिए, बेंथम के अनुसार तपस्वी होते हैं, वो भी सुखवाद की प्राप्ति करने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि तपस्वी लोग भी सुखवाद यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो बेंथम के अनुसार जो सार्वभौम सिद्धांत होता है यह उपयोगितावाद का, इसे कहीं पर भी लागू किया जा सकता है। ये इसका एक प्रमुख निष्कर्ष है। देखिए, हम बात करें अगले निष्कर्ष के बारे में। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। देखिए, राज्य का क्या उद्देश्य है? उपयोगितावाद सिद्धांत के निष्कर्ष के अनुसार कि इन्होंने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि राज्य का क्या उद्देश्य बताया था, बहुमत का, यानी कि अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का इन्होंने सुख की बात की। यानी राज्य का उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लोगों का हित करना, यानी बहुमत का हित करना, यही क्या है? राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य, राज्य का कार्य यह होता है कि हम जितने अधिक व्यक्तियों का हित कर सकते हैं उतने अधिक व्यक्तियों का करना चाहिए। यानी यहाँ पर अपन संख्या के आधार पे देखें तो बहुमत के हित पर राज्य को कार्य करना चाहिए। जैसे बहुमत संख्या के लोग कहे तो बहुमत जो संख्या है उनके लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। यही क्या है? यही एक राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य का क्या है? यही एक प्रमुख उद्देश्य है कि अधिक से अधिक अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख देना, यही राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। और यही उपयोगितावाद से एक निष्कर्ष निकलता है। देखिए, हम बात करें कानून का मूल्यांकन। अगला जो टॉपिक है कानून का मूल्यांकन। देखिए, कानून का मूल्यांकन के संदर्भ में हम बात करें तो कानून का मूल्यांकन क्योंकि राज्य को करना चाहिए कि कानून उपयोगितावाद के अनुरूप है या नहीं, कानून उपयोगितावाद के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि कानून व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए। व्यक्ति का अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करना चाहिए। बहुसंख्यक लोगों के हित के लिए होना चाहिए क्या? कानून। तो कानून का मूल्यांकन करना भी बहुत आवश्यक हो गया और यह भी एक उपयोगितावाद का सिद्धांत है। देखिए, उपयोगितावाद का मूल उद्देश्य होता है कानून का मूल्यांकन करना कि वह लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर वह लोगों के लिए उपयोगी नहीं है तो उस कानून को ही क्या कर देना चाहिए? कानून को ही बदल देना चाहिए। क्योंकि कानून अगर बहुसंख्यक के हित के रूप में कार्य ना कर सकता है तो वह कानून उपयोगितावाद का नहीं हो सकता। यह निष्कर्ष निकलता है किसका? उपयोगितावाद सिद्धांत का। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत है उसके ये
6 निष्कर्ष निकले हैं। देखिए इसी प्रकार से हम अब इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। बैंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसकी हम आलोचना करते हैं। पहली कि सुखवादी को मान्यता। देखिए जो बैंथम का सिद्धांत है, बैंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत है, वह सिर्फ किसको मान्यता देता है? सुखवादी को। यानी हम बात करें, आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ा होगा चार्कवाद। चार्कवाद क्या करते हैं? सिर्फ सुख की बात करते हैं। चार्कवाद कहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति करनी है, चाहे किसी से पैसे उधार लेके लो सुख, चाहे किसी से कुछ भी लेके लो, लेकिन सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करें उपयोगितावाद की, तो उपयोगितावाद किसके बारे में बात करता है? सुखवादी मान्यता के बारे में। तो क्या मनुष्य अगर सुख प्राप्ति करेगा तो क्या यह गलती नहीं होगी, ये कमी नहीं होगी? अरे इनका सिद्धांत तो सुख की प्राप्ति के लिए कहता है, लेकिन हम बात करें, हम सभी सुख प्राप्त करने लग जाए, सुख लेने की होड़ मच जाए, तो फिर मेहनत कौन करेगा? कार्य कौन करेगा? विकास कैसे होगा? इसलिए यह सिद्धांत है उपयोगितावाद, इसमें एक यह प्रमुख कमी है कि उसने सुखवाद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि सुखवाद की होड़ होने पर हमारा विकास नहीं हो पाएगा और नए नए आविष्कार नहीं हो पाएंगे। सब लोग सुख की प्राप्ति करने लगेंगे। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होता संसार का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो क्या है? इसमें यह सुखवादी सिद्धांत एक प्रमुख कमी है। देखिए हम बात करें अगली कमी के बारे में, अगली आलोचना के बारे में, तो कुछ विचारकों का मानना है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत। देखिए अगर हम अधिकतम लोगों का, अधिकतम संख्या का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे, तो क्या अल्पसंख्यों का अत्याचार करेंगे? अल्पसंख्यों तो ये इसी प्रकार की बात कही बैंथम ने। बैंथम को मतलब नहीं है उन अल्पसंख्यक से क्या होगा, बैंथम को मतलब है कि जो बहुसंख्य है उनका हित हो। अरे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में से आधे से ज़्यादा बच्चों को, अधिक बच्चों को तो कुछ कार्य दिया ही नहीं जाए, उनको बिठा दिया जाए कि आप तो बस बैठ जाइए, कुछ मत करिए, और कुछ संख्या में बच्चों को बाहर हार्ड वर्क करवाया जाए, तो क्या असंतोष नहीं होगा? अत्याचार नहीं होगा उन जो अल्पसंख्यक बच्चों हैं, जो कम संख्या में बच्चे मेहनत कर रहे हैं? तो ये शोषण नहीं हुआ? तो ये हम कह सकते हैं कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो सबके लिए फायदेमंद नहीं है, सबके लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत में एक प्रमुख कमी है कि वह सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? अधिकतम व्यक्तियों के हित के बारे में। हम बात करें अगले जो कमी है, सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। देखिए जो बैंथम है उसने हमेशा सुख के बारे में बात की, और वो भी किस प्रकार के सुख के बारे में? भौतिक सुख के बारे में, भौतिक सुख के बारे में। इन्होंने कहा कि मनुष्य को खेलने से भी इतना ही सुख मिलता है जितना किसी की कविता पढ़ने से या खाना खाने से, मिठाइयों से। तो क्या वो एक भौतिक सुख ही सब कुछ सुख होता है? नहीं। आपने देखा होगा भौतिक सुख वास्तविक सुख नहीं होता, क्योंकि बैंथम के जो एक ये सिद्धांत है इसमें यह भी एक प्रमुख कमी है कि उसने मानसिक जो
सुख है उसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि भौतिक सुख एक बाह्य सुख होता है। जैसे कोई गरीब, कोई अमीर। अमीर व्यक्ति कितना ही अमीर होता है, उसके पास बहुत सारी धन संपदा होती है, तो क्या उन धन संपदा से वो सुखी हो सकता है? नहीं, उसके लिए उसकी मानसिक सुख भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बेंथम ने कहा भौतिक सुख के बारे में बात की, वो गलत है, क्योंकि मनुष्य को भौतिक सुख ही नहीं, कौन सा सुख चाहिए? मानसिक सुख की भी प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये भी एक उनके सिद्धांत में क्या है? प्रमुख कमी है। हम बात करें अगली कमी के बारे में या अगली आलोचना के बारे में, सुख को मापा नहीं जा सकता। देखिए बेंथम ने क्या किया, सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार कर दिया और सुखों की मापन करने लगा। क्या सुखों को मापा जा सकता है? अरे हम बता सकते हैं क्या किसी व्यक्ति को कितने प्रतिशत सुख प्राप्त हुए हैं? लेकिन बेंथम ने तो क्या किया, अपने जो तत्व हैं सुखवादी मापक यंत्र के, उनसे मापना का कार्य किया। लेकिन हम जानते हैं कि जो बेंथम का सिद्धांत है, जो बेंथम का सिद्धांत है सुखवादी सिद्धांत, उससे क्या नहीं होता, उससे बेंथम के सुखवादी सिद्धांत से क्या नहीं होता, उसको मापा नहीं जा सकता। देखिए हम बात करते हैं जो हमारी अगली आलोचना है उसके संदर्भ में, नैतिकता की उपेक्षा। यहाँ पर बेंथम ने क्या किया, यहाँ पर बेंथम ने क्या किया कि नैतिकता की बहुत अत्यधिक क्या की, उपेक्षा की। बेंथम ने क्या की, नैतिकता की उपेक्षा की। बेंथम के द्वारा नैतिकता की उपेक्षा करने के कारण इस उपयोगितावाद सिद्धांत में भी एक ये क्या है, बहुत बड़ी कमी है। देखिए हम जो अगली आलोचना है उसके संदर्भ में बात करते हैं उपयोगिता सिद्धांत की। जो अगली आलोचना है, व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव। इस सिद्धांत में यह भी एक बहुत बड़ी कमी पाई गई, एक बहुत बड़ी कमी पाई गई कि जो इनका सिद्धांत था, उपयोगितावाद का सिद्धांत था, उसमें क्या हुआ, व्यक्ति और समाज के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसके बीच सामंजस्य का अभाव था, तनाव का अभाव था, संघर्ष की स्थिति थी। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पाया क्या, यह उपयोगितावाद का सिद्धांत। देखिए हम बात करें जो अगली आलोचना है उसके संदर्भ में, यहाँ पर जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है बेंथम का, तो बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत बहुमत के जो अत्याचार है उसको प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि सुखवाद के बारे में बात कर रहा है बेंथम कह रहा है कि अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी यहाँ पर बहुमत के बारे में बात कर रहा है, बहुमत को प्रोत्साहन दे रहा है कि आपके हित में ही कार्य किया जाएगा। तो बहुमत वाले अपनी अगर मनमानी करने लगे तो अल्पसंख्यक का क्या होगा, शोषण होगा, अल्पसंख्यक का शोषण होगा और अल्पसंख्यक पे क्या होगा, अत्याचार होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए हम इसी प्रकार से जो अगली आलोचना है उसके संदर्भ में बात करते हैं, साध्य से साधन का मूल्यांकन करने वाला सिद्धांत।
यहाँ पर सभी चीज़ों को सुखवादी यानी सुख का साध्य माना, यहाँ पर सुख को, और सभी को क्या माना है, साध्य। यानी कि यहाँ पर राज्य को साधन माना गया है और सुख को साध्य। यानी राज्य का उद्देश्य क्या होगा, व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति करना, अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना। यानी कि उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार राज्य का और कुछ भी कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनुष्य को सुख की प्राप्ति करवाना। यानी कि सुख की प्राप्ति करवाने का एकमात्र साधन माना गया है राज्य को। यानी साध्य से साधन का मूल्यांकन करने वाला, यानी साध्य से सुखवादी से जिस राज्य में अधिक सुख होगा, यानी साध्य से मूल्यांकन कर रहा है किसका, साधन का, उतना अच्छा राज्य होगा। ये मूल्यांकन करता है कि जिस राज्य में अधिक से अधिक सुखवादी होगा, जनसंख्या सुखवादी होगी, यानी कि उनकी सुख की प्राप्ति होगी, वही राज्य कैसा होगा, अच्छा होगा। यानी साध्य से साधन का मूल्यांकन कर रहा है, सुख से राज्य का मूल्यांकन कर रहा है, व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहा है। इसी प्रकार हम बात करें अगली आलोचना के बारे में, मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण। देखिए यहाँ पर जो मानव के स्वभाव की जो जटिलताएं हैं, उन सभी के बारे में हम बात करें तो इन्होंने सभी को छोड़ करके मात्र और मात्र मनुष्य की सरल भाषा में क्या कहा कि मनुष्य का परम उद्देश्य है सुख की प्राप्ति करना। देखिए सुख की प्राप्ति करना ही इनका परम ध्येय और परम उद्देश्य के बारे में बात की। इन्होंने कहा मानव प्रकृति को बेंथम ने इतना सरल कर दिया कि वह गणितीय जोड़ और बाकी गुणा भाग द्वारा परखने का प्रयत्न करता है। वह हित और लाभ, सुख, अच्छा और प्रसन्नता का पर्यायवाची मान लेता है, जबकि मानव स्वभाव, मानव प्रकृति इतनी अधिक भी सरल नहीं है। देखिए हम बात करते हैं उपयोगितावाद सिद्धांत के राजनीति दर्शन न होकर शासन का दर्शन। देखिए हम बात करें तो यहाँ पर उपयोगितावाद जो सिद्धांत दिया बेंथम ने, वह राजनीति का दर्शन नहीं है, वह किसका है, एक शासन का दर्शन, यानी शासन के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से बेंथम का जो सिद्धांत है, इसमें भी क्या है, यह एक सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम बात करें उपयोगितावाद सिद्धांत के बारे में, तो यह भी एक क्या है, इसकी प्रमुख आलोचना। देखिए हम बात करें मौलिकता का अभाव के बारे में। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, जो मूल रूप से किसका नहीं है, बेंथम का। बेंथम इसके जनक जरूर है, लेकिन जो अधिकतम संख्या का अधिकतम हित की जो पंक्ति है, वो कहाँ से ली गई है, हिचेसन से ली गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में क्या है, मौलिकता का अभाव है। इसी प्रकार से हमने इस सिद्धांत की जो कमियां थी उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, इतनी सभी कमियां होने के बावजूद भी बेंथम ने, यह निष्कर्ष निकलता है कि बेंथम ने मानव जीवन को सुखवादी बनाने की कोशिश की, मानव को अधिक से अधिक सुख प्राप्ति का ध्यान रखा। तो यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आज हमने पढ़ा उपयोगितावाद सिद्धांत के निष्कर्ष और उपयोगितावाद का सिद्धांत के जो
आलोचना है उनके बारे में। कल हम बात करेंगे बेंथम एक राजनीतिक सुधारक के रूप में, एक न्यायिक सुधारक के रूप में, एक सामाजिक सुधारक के रूप में बेंथम के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।